सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो स्पेशल क्लास है उसमें आज ही मॉर्निंग में मतलब फर्स्ट पारी में जो 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, आज दिनांक 27 मार्च 2023 को उस पेपर से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे स्टाफ साथी गवर्नमेंट जो स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस के व्याख्याता केमिस्ट्री के श्रीमान विजेंद्र सर, जो आपको आज के पेपर के बारे में बताएंगे, जिससे आप लोगों को भी ये पता चले कि हाँ भाई अपना कैसा क्या पेपर हुआ है, लगभग कितने क्या मार्क्स अपने आ सकते हैं। तो इस चर्चा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ व्याख्याता विजेंद्र सर को। धन्यवाद। हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि अभी सर ने आपको बताया, आज मॉर्निंग में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में अपन बात करेंगे। तो बच्चों, पेपर मेरे पास फ़ोन में है, तो इसके सॉल्यूशन के बारे में अपन बात करते हैं। अपन 1 बाय 1 करके प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे आज पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था, ये क्वेश्चन था डेनियल सेल में जिंक व कॉपर आयनों की सांद्रता। जिंक आयनों की सांद्रता दे रखी है और कॉपर आयनों की सांद्रता, इनकी सांद्रता बता रखी है। एक इकाई हो तो विद्युतीय विभव का मान कितना होगा। बस इन अपने को इनके रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव के मान का पता है। इसका कितना होता है -0.76 वोल्ट और इसका होता है 0.34 वोल्ट। तो सेल विभव कैसे ज्ञात करते हैं? ई सेल इजिकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ कैथोड का, ये कैथोड की तरह कार्य करता है। अपन जानते हैं डेनियल सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, जिसका अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल का मान है 0.34 और ये यहाँ माइनस लगाएंगे और इसका कितना है -0.7676 वोल्ट। तो इसको अपन डिटरमाइन करेंगे तो 0.34 प्लस 0.76, ये मान कितना आएगा 1.01 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन है, जिस मान के 1.10 वोल्ट। अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यंजक दे रखा है। जैसे व्यंजक है ये रेट कांस्टेंट इजिकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर। तो ये पूछा गया कि एक्सप्रेशन के इजिकल, ये इक्वेशन है, इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी मतलब कौन सी कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। तो अपन जानते हैं ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या समाकलित वेग समीकरण है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समय के किसी क्षण पर, ये पूछ रहा है अपने को, किसी मोमेंट या क्षण विशेष पर, समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए ज्ञात किया जाता है। तो क्षण विशेष पर वेग कौन सा ज्ञात करते हैं अपन? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या कौन सा वेग? तात्क्षणिक वेग, या इसको कहते हैं अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा आपका बी। तो ध्यान रखना, क्षण विशेष पर अपन जो रेट डिटरमाइन करते हैं, जिसको अपन अभिक्रिया का वास्तविक वेग, ट्रू रेट भी कहते हैं, वास्तविक वेग यही कहलाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है। तो ये सीधा आपको दे रखा है, पृष्ठ सरफेस केमिस्ट्री में दे रखा है कोलाइडी एंटीमनी का यूज। कोलाइडी एंटीमनी का यूज करा जाता है कालाजार। किस में करा जाता है? कालाजार में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कालाजार फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। सीधा क्वेश्चन है केलामाइन अयस्क है। पांचवा क्वेश्चन है केलामाइन अयस्क है। केलामाइन किसका अयस्क होता है? केलामाइन किसका अयस्क होता है? जिंक का। इसका डी ऑप्शन होगा जिंक कार्बोनेट।
जिंक कार्बोनेट को ही बोलते हैं अपन कैलामाइन, तो किसका हो गया, जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, द्विदंतुक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसमें 4 लिगेंड दे रखे हैं, तो अपन सभी जानते हैं C2O4 2- क्या कहते हैं इसको OH2- ऑक्सिलेटो कहते हैं। ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, ये क्वेश्चन है फ्रियोन का नाम पूछा है, CF2Cl2 का फ्रियोन पद्धति में नाम है CF2Cl2। बेटा इसको अपन फ्रियोन 12 कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फ्रियोन 12 कहते हैं। ये जो अपनी NCERT बुक है उसमें फ्रियोन 12 लिखा भी है, इसी को कहते हैं CF2Cl2 को क्या कहते हैं अपन, फ्रियोन 12 कहते हैं। NCERT का क्वेश्चन है, वहीं से उठाया गया है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी या ब हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया में, तो आपको बताया है क्यूमीन से फिनोल, आइसोप्रोपिल बेंजीन को अपन क्यूमीन कहते हैं, और क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करते समय एक अपने को महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद और प्राप्त होता है जिसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, उसको कहते हैं अपन एसीटोन। तो इसका आंसर क्या, क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया में साथ में क्या प्राप्त होता है अपने को, एसीटोन। क्या प्राप्त होता है, एसीटोन। तो विश्व में सर्वाधिक जो फिनोल प्राप्त करी जाती है वो इस क्यूमीन वाले मेथड से ही प्राप्त करी जाती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 9th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले में नाइट्रोजनी क्षारक, द नाइट्रोजनी बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक है जो बेस है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, सभी जानते हो कौन सा, इसमें यूरेसिल। कौन सा नाइट्रोजनी बेस है, यूरेसिल। ये जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन, रिक्त स्थानों की फिल इन द ब्लैंक्स। ये दूसरे का पहला है, जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर को कम करने वाला क्या कहलाता है, उत्प्रेरक, विष या इनहिबिटर कहते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है। व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन देन इट कॉल्ड इनहिबिटर इन प्लेस ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा है संदमक बोलते हैं इसको हिंदी में। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक वाला, अणुक स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव की स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना, सबको बता रखा है, पृष्ठ पर संचित होना क्या कहलाता है, पृष्ठ पर, यहाँ पृष्ठ पर संचित होना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। क्या कहलाता है, अधिशोषण या एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, अधिशोषण। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अधिशोषण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन संश्लेषण कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया से डाई एल्किल ईथर बनता है। आप सभी जानते हो इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है। तो क्या आ जाएगा इसमें, एल्किल हैलाइड। क्या आएगा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है ये द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कहलाता है। चौथा क्या हो जाएगा, फोर्थ, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या कहलाता है, फेलिंग विलयन ए कहलाता है। ये आपके 4 क्वेश्चन थे जो फिल इन द ब्लैंक थे। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय क्षय की कोटि लिखिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डीके। कोई भी रेडियो एक्टिव डीके की रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डीके की रिएक्शन ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है।
सबको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है यूरिया का अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन करने वाला एंजाइम। ये फर्स्ट था, यूरिया होता है NH2CO NH2, इसको किस में कन्वर्ट करेगा? अमोनिया और CO2 में। अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा एंजाइम है? जल अपघटित करने वाला एंजाइम यहाँ पर कौन सा रहता है? यूरिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम रहता है? यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज की हावर्त संरचना द्वारा निरूपित कीजिए। तो अपन जानते हैं थर्ड क्वेश्चन है सुक्रोज। सुक्रोज कौन कौन सी मोनोसेकेराइड इकाइयों से इसका फॉर्मेशन होता है? आप जानते हो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। इन इकाइयों से किसका संश्लेषण होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। तो अपने को इन दोनों इकाई अल्फा डी ग्लूकोज इकाई और बीटा डी ग्लूकोज इकाई को क्या करना है? अपने को इन दोनों इकाइयों को जोड़ना है। कौन से बंध से? ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा। तो मैं इनकी दोनों की संरचनाएं बनाते हैं अपन। इस प्रकार से रहती है इसकी संरचना। पहले मैं बनाता हूं यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज, ये बना देता हूं। पहले मैं अल्फा डी ग्लूकोज को ही बना रहा हूं। OH तीसरे कार्बन पर OH ऊपर की ओर रहता है, ये चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन CH2OH और ये H। ये कौन है? अल्फा डी ग्लूकोज। और एक दूसरी इकाई कौन सी है? बीटा डी फ्रक्टोज। ये बनाते हैं अपन। इसका अपन ये ले लेते हैं, इस प्रकार से लेंगे इसको CH2OH। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहां रहेगा OH और ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन और ये रहता है इसका पांचवा कार्बन CH2OH और ये H। तो दोनों की ये है बीटा डी फ्रक्टोज। ये बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये दोनों इकाइयां हैं। अब ये दोनों परस्पर रिएक्ट करेंगे और H2O का निष्कासन हो जाएगा। और यहां पर मैं बना देता हूं, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये H2O का निष्कासन होने के बाद में ये इस ग्लाइकोसाइडिक बंध से दोनों इकाइयां जुड़ी हुई रहती है। तो आपका ये क्वेश्चन था सुक्रोज की हावर्त संरचना द्वारा निरूपित कीजिए। इस प्रकार से सुक्रोज की आप हावर्त संरचना बना सकते हो। और इस संरचना को मैंने यहाँ घुमा करके बना लिया, तो ये विन्यास ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। इसको नीचे भी अपन बना सकते हैं। यहाँ ये बनाए, इसके जस्ट नीचे ऐसी की ऐसी ये बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपवहन का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत अपवहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, विद्युत अपवहन, या इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। विद्युत अपवहन का अपन डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार से अपन अपवहन का ही डायग्राम बनाना है। और इसमें अपने को केवल और केवल क्या करना है? इधर से अपन जल की एंट्री करवाते हैं और इधर से जल बाहर निकलता है और यहाँ पर रहता है अपवाहक झिल्ली लगा हुआ। इसमें रहते हैं कोलाइडी कण। ये क्या है? कोलाइडी सोल। कोलाइडी सोल। और इसको अपन बोलते हैं अपवाहक झिल्ली। अब बच्चों ध्यान रखना है अपने को, यहां पर एक तरफ अपन लगा देते हैं ये एनोड
एनोड पॉजिटिव वाला रहता है, और एक तरफ लगा देते हैं अपन, ये इसको बोलते हैं अपन कैथोड। बस विद्युत अपवहन में ये एनोड और कैथोड लगा देते हैं, ये रहता है माइनस वाला। तो जो ऋणावेशित अशुद्धियां होगी वो किसकी ओर आ जाएगी, इसकी ओर, और जो धनावेशित अशुद्धियां होगी वो किसकी ओर चली जाएगी, कैटायन टुवार्ड्स कैथोड और एनायन टुवार्ड्स एनोड। ये आपका विद्युत अपवहन का क्या है, डायग्राम है। समझ में आई बात सभी को। अपवहन जो नॉर्मल रहता है उसी में अपन ने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और क्या बना दिया इसको, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इससे इलेक्ट्रोडायलिसिस से अपवहन की या डायलिसिस की जो प्रोसीजर है वो थोड़ी इसकी गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है, इसको बोलते हैं अपन फेन पलवन विधि या झाग पलवन विधि। 5वां क्वेश्चन है फेन पलवन, या इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको झाग पलवन विधि के नाम से भी जाना जाता है। फेन पलवन या झाग पलवन विधि क्या होती है, इसका भी अपने को क्या बनाना है, केवल नामांकित चित्र बनाना है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसका डायग्राम बनाना है। तो इसका डायग्राम भी अपन आसानी से बना सकते हैं। आसान से डायग्राम पूछे अब की बार एग्जाम में, तो इसमें यूं रहता है, यहाँ ये छेपनी लगी रहती है इस प्रकार से, घूर्णी छेपनी बोलते हैं इसको अपन। घूर्णी छेपनी या झेरनी। और यहां से अपन क्या पहुंचाते हैं, एस को डाला जाता है, और इधर से पहुंचाई जाती है इसमें वायु, और ये रहता है वो सॉल्यूशन रहता है। पहले ये सॉल्यूशन बनाना चाहिए अपने को, और ऊपर क्या आ जाते हैं, ये झाग आ जाते हैं, फैन, या क्या आ जाते हैं ऊपर की ओर, झाग अथवा फैन आ जाते हैं, खनिज के फैन, खनिज के फैन। ये आपकी कौन सी मेथड है, ये झाग पलवन विधि। इसमें डाला जाता है एस के साथ में क्या मिलाया जाता है, तेल। ये किसका डायग्राम आपका, झाग पलवन विधि का या फैन पलवन विधि का। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। ये 2 लगातार बैक टू बैक 2 डायग्राम थे। इसके बाद में आगे अपन चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की समीकरण। 6वां क्वेश्चन है, किससे बनाना आपको, फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाना है। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये बनाना है अपने को, किससे बनाना है, फिनोल से बनाना है। ये अपना है फिनोल, फिनोल से क्या बनाना है अपने को, सैलिसिलिक अम्ल बनाना है। ये नेम रिएक्शन थी आपके, पता हो तो आपको कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं इसको। कौन सी रिएक्शन है ये, कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में ये किसकी रिएक्शन है, ये फिनोल की अभिक्रिया। पहले किसके साथ करवाते हैं अपन, NaOH के साथ करवाते हैं। फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, अपन सभी जानते हैं, ये बेस है, ये एसिड है, क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे, सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, पहले किसके साथ करवाएंगे अपन, CO2 के साथ, और फिर इसका क्या करवा देंगे अपन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा देंगे। तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये सीधी रिएक्शन थी, COOH, क्या कहते हैं इसको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको सैलिसिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, सैलिसिलिक एसिड भी इसको अपन कहते हैं। तो ये कोल्बे अभिक्रिया थी आपकी, नेम रिएक्शन है, सबको पता होगा इस रिएक्शन का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है बच्चों, आइसोब्यूटिल एल्कोहल का आईपीसी नाम, आइसोब्यूटिल
ब्यूटिल एल्कोहल। आइसो समूह ये होता है आइसो CH3CH3CH, इसको आइसो ये हो जाए तो आइसो प्रोपिल। और ये कौन सा हो गया? आइसो ब्यूटिल। कौन सा समूह हो गया? आइसो ब्यूटिल। और यहाँ OH लगा दे तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। IPC नाम लिखना 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। ये किसका नाम हो गया? आपका आइसोब्यूटिल एल्कोहल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यही करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसकी संरचना बना देता हूं। बेंजीन N2, ये N2 प्लस Cl माइनस, या C6H5N2 प्लस Cl माइनस। क्या कहते हैं इसको? बेंजीन डाइएजोनियम। डाइएजो मतलब 2 नाइट्रोजन, नियम क्लोराइड, राइट, या इसको अपन क्लोराइड या लवण भी इसको बोल देते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन, ये एस सेक्शन था, अब अपन चलते हैं, 3 क्वेश्चन थे इसमें, 3 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब चलते हैं अपन सेक्शन बी। सेक्शन बी की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या कितनी होगी। तो तीसरे क्वेश्चन का जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें है FCC में पूछा है फेस सेंटर्ड। सभी जानते हो इसमें कितने होते हैं? 4। FCC की यूनिट सेल यू नो वेरी वेल। इसमें कोनों पर तो होते ही होते हैं, और कोनों के अलावा कहाँ रहते हैं? 6 फलक, 2 3 4, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। तो कितने रहते हैं इसमें? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रहते हैं? वो कोने कितने हैं? 8। एक कोने का कितना पार्टिसिपेट करता है? 1/8। और फेस कितने हैं? फलक कितने हैं? 6। फलक वाला कितना करता है? 1/2। कितना हो जाएगा? 1 × 3 = 4। कर लोगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालकों को एक उदाहरण देकर एक्सप्लेन पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय 1 एग्जांपल। अपन जानते हैं सभी सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? 14 वाले, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब इसमें अपन 13 के ऐड करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट कौन सा बनेगा? पी टाइप। गैलियम ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट कौन सा बनेगा? पी टाइप। और अगर 15 की करते हैं तो वो कौन सा बन जाएगा? एन टाइप। तो बता सकते हो आप पी प्रकार के अर्धचालकों को एक उदाहरण दे करके समझाइए। तो ये पी प्रकार का बनेगा, ये भी किस प्रकार का बनेगा? पी प्रकार का बनेगा। बता सकते हैं अपन पी प्रकार के अर्धचालक जब 14 ग्रुप में 13 ग्रुप के ट्राइवेलेंट की इंप्योरिटी मिक्स करी जाती है तो कौन सा बनता है? अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। बता सकते हो। इसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। फिटिंग रिएक्शन है, सभी जानते हो। यह है क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया किसके साथ करवाई जाती है? सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है। किस में करवाई जाती है? ड्राई ईथर या शुष्क ईथर में करवाई जाती है। 2NaCl रिमूव हो जाते हैं और किसका निर्माण होता है? बाइफेनिल, या इसको अपन क्या कहते हैं? डाइफेनिल। बता सकते हो प्लस 2NaCl। बता सकते हो इस रिएक्शन को।
तो ये आपका इस प्रकार से छठवां क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब अपन बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है एथिलीन ग्लाइकोल का 35% कैसा सॉल्यूशन है, 35% वेट वॉल्यूम, ये है, ये वॉल्यूम परसेंटेज है। एथिलीन ग्लाइकोल का 35% विलियन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है। तो आप जानते होंगे ये कूलिंग रिएजेंट की तरह कार्य करता है। और कितना, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इसमें जल का आयतन ml में ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपने को, जल का आयतन, किसका आयतन ज्ञात करना है, यहाँ पे जल का आयतन ज्ञात करना है। तो अपन ऐसे निकालते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज यूँ निकालते हैं। विलेय का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, विलेय का आयतन, नीचे किसका लिखेंगे, विलियन का आयतन, गुणा किससे कर देते हैं, 100 से। तो विलेय का आयतन 35% का मतलब है इस 100 ml सॉल्यूशन में 35 ml क्या प्रेजेंट है, एथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। यानी 100 ml में कितना उपस्थित है, 100 ml में 35 ml। तो सोल्यूट कितना है, 35, सॉल्यूशन कितना है, 100। तो कितना आ गया ये। अब अपने को पूछा है 35 ml, 35 ml क्या आ गया, एथिलीन ग्लाइकोल है। तो 100 ml में 35 ml कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल। और बाकी बचा क्या है, बचा हुआ कितना है, 65 ml, वो क्या है, H2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 65 ml। कर लोगे सभी, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन। तो ये यहां तक के क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन आपके ये आता है, प्रासरण, ओस्मोसिस। प्रासरण किसे कहते हैं, प्रासरण की परिभाषा लिखनी है। तो प्रासरण की परिभाषा आपको जनरली मैंने बताया था, ये बीच में क्या लगा देते हैं, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या अर्धपारगम्य झिल्ली, और अर्धपारगम्य झिल्ली। और इधर ले लेते हैं एक तरफ विलायक और एक तरफ लेते हैं विलियन। तो या फिर इसको अपन एक ले लेते हैं अपन, अधिक सांद्र विलियन और एक तरफ ले लेते हैं कम सांद्र विलियन। परिभाषा आपको मैं क्लियर करवाना चाहता हूं। प्रासरण की परिभाषा में ऐसे ही बोलना है अपने को। अब यहां पर इधर उधर जाना आना किसका होगा, केवल विलायक अणुओं का प्रवाह होगा एसपीएम से, विलेय के अणुओं का नहीं। केवल किसका प्रवाह होगा, विलायक ही एसपीएम से आ जा पाएंगे, विलेय वाले एसपीएम से आ जा नहीं पाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं प्रासरण की डेफिनेशन क्या होगी, कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की और विलायक अणुओं का एसपीएम से प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसका मतलब यहाँ पर विलायक मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा। इसकी कंसंट्रेशन अधिक, तो विलायक मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे, कम। तो ये ध्यान रखना, कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की और केवल किसका, विलायक अणुओं का, किससे, एसपीएम से गुजरना क्या कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है या प्रासरण कहलाता है। बता दो कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर विलायक अणुओं का एसपीएम से प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है, प्रासरण। क्लियर है। आगे समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम लिखिए, डिसैलिनाइजेशन। डिसैलिनाइजेशन में क्या होता है, व्युत्क्रम प्रासरण होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम प्रासरण।
व्युत्क्रम प्रासरण, या इसको कहते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ, केंट वाला, हेमा मालिनी वाला आरओ। तो ये आपको सबको पता होगा इसके बारे में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। यह है PtH2(Br2), PtH2(Br2), ये कॉम्प्लेक्स है। इसका बनाने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज की ज्यामिति बनानी है और इसको विन्यास हो, इसकी 2 ज्यामिति बनेगी, PtH2 और Br। तो क्या है ये? स्क्वायर प्लेनर बनेगी, वर्गाकार समतलीय बनेगी। इसको क्या बोलते हैं अपन? सिस। समान लिगेंड समान दिशा में है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सिस। और एक कौन सी बन जाएगी? PtBr। और समान लिगेंड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? 180 पे, या एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन? इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांस। तो कितने बन जाएंगे इसके? सिस और ट्रांस। इसको बोलते हैं अपन हिंदी में समपक्ष, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विपक्ष। तो ये क्या बन जाते हैं? सिस और ट्रांस बन जाते हैं। ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। अब अपन बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। IUPAC नाम लिखना है। 10वें क्वेश्चन में क्या लिखना है? IUPAC नेम अपने को लिखना है। जैसे पहला है CuH2 कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स पे धनावेश आ रहा है, इसका मतलब धातु का नाम, मेटल का नाम वैसा का वैसा ही लिखना है। ये प्लस सीधा का सीधा, ये तो न्यूट्रल रहता है, ये प्लस इसी पे रहता है। क्या नाम? टेट्रा एक्वा, कॉपर सेकंड आयन, ये हो जाएगा इसका नाम। दूसरा है CONH3(6), और ये है Br3। इसको आयोनाइज कर लो अपन। आयोनाइज करने तो ये ऐसे बनेगा CONH3(6), 3+ और ये 3Br-। तो ये कैटायन है, तो मेटल का नाम वैसा का वैसा लिखना है। क्या नाम होगा इसका? हेक्सा एमीन कहते हैं इसको, हेक्सा एमीन। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, या निकालने की जरूरत ही नहीं, ये तो न्यूट्रल है और ये +3 इस पे है। कोबाल्ट थर्ड। आगे क्या है? ब्रोमाइड। क्या है? कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। तो ये नाम हो गया इसका। नेक्स्ट है आपका FeCN(6), और ये 3-। तो इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले तरीके से मैं बता देता हूँ। इसको क्या मान लो आप? अक्स मान लो, प्लस कितने 6, एक CN पे कितना माइनस रहता है? एक ही रहता है, और इक्वल करके ये चार्ज लिखा जाता है। अक्स -6 -3, अक्स बराबर, ये 6 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, माइनस। और अक्स का मान कितना आया? +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +3। लेकिन ये संकुल क्या है? एनाइन है, तो लास्ट में मेटल के लास्ट में क्या लगेगा? 8 लगेगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? लिगेंड। लिगेंड की संख्या कितनी है? 6। 6 के लिए क्या आएगा? हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। और आयरन को क्या कहें? फेरस, या इसको अब क्या बोलेंगे अपन? फेरेट। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 3rd, और ऋणावेश है तो क्या लग जाएगा इसका? ये आयन लग जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में 11 नंबर का क्वेश्चन है। हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले तो अपन हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया लिख लेते हैं। ब्रोमाइड निम्नीकरण, डिग्रेडेशन। इसमें निम्नीकरण का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाती है। इसमें ये एमाइड की अभिक्रिया होती है, RCONH2 किसके साथ? Br2 के साथ।
क्षारीय माध्यम में 4NaOH क्या बनती है, प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन बनती है, और Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2। ये देखो ये कार्बन एक कम हो गया यहाँ पे, तो इसको पहली बात इसमें बनती क्या है, 1 डिग्री एमीन बनती है। क्या बनती है, प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल एमाइड से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, हाफमान ये ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें किसका निर्माण होता है, 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। बस ये आपको शॉर्ट नोट लिखना था इस पे। नेक्स्ट चलते हैं, कारण दीजिए कि ट्राई मेथिल एमीन से कम क्षारीय है। ट्राई मेथिल एमीन अपने को लेना है, एक तो मेथिल एमीन लेना है CH3NH2, और एक लेना है अपने को ट्राई मेथिल एमीन CH3 वैसे इसकी पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। अब देखो ये है ट्राईमेथिल एमीन, अमीन है, और ये है प्राथमिक एमीन या अपन इसको बोल सकते हैं मेथिल एमीन। इसमें यही प्रश्न पूछा गया है, ट्राईमेथिल मेथिल एमीन से कम क्षारीय है। हाँ, ये अधिक क्षारीय है, ये क्या है, अधिक क्षारीय, और वो क्या है, कम क्षारीय। अब ये कम क्षारीय होने का कारण क्या है, इसके 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, जिनका साइज क्या है, इन मेथिल समूह का साइज क्या रहता है, बड़ा। साइज बड़ा होने के कारण ये इसको पूरे को कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं। घेरने के कारण क्या उत्पन्न होती है, त्रिविम बाधा। क्या उत्पन्न होती है, त्रिविम बाधित हो जाता है ये, यानी चारों तरफ घेरने पर ये क्या हो जाता है, त्रिविम बाधित होने के कारण ये अपना लोन पेयर प्रोटॉन के लिए उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण इसकी तुलना में ये क्या हो जाता है, कम क्षारीय हो जाता है। 3 बड़े आकार के मेथिल समूह उपस्थित होने के कारण इसका लोन पेयर त्रिविम बाधित हो जाता है और प्रोटॉन के लिए क्या कम उपलब्ध रह पाता है। इस कारण इसको अपन बोल देंगे ये मेथिल एमीन की तुलना में क्या रहता है, कम क्षारीय। इसमें एक ही मेथिल ग्रुप है तो त्रिविम बाधा यहाँ पे क्या रहेगी, कम, प्रोटॉन आसानी से हो जाएगा। इस कारण ये क्या रहेगी, अधिक क्षारीय, और ये क्या रहेगी, कम। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कृत्रिम मधुरूप के कोई 2 उदाहरण आप बता दो। सेकेरिन है, एस्पार्टेम है, एलिटेम है, सुक्रालोज है, कोई भी बता दोगे आप। इसके बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषध एंटीबायोटिक कौन, पेनिसिलिन जी लिख दो आपसे, पेनिसिलिन जी, ओफ्लोक्सासिन लिख दो, एरिथ्रोमाइसिन लिख लो, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन जी। एक एग्जांपल पूछें, स्वापक, पीड़ाहारी जिनका व्यक्ति आदी हो जाता है, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये है या नहीं है। तीसरा है प्रति अम्ल एंटाएसिड, प्रति अम्ल या एंटी एसिड, ये कौन है, सिमेटिडीन और रिनेटिडीन, बता सकते हो। श्वार्ट्ज अभिक्रिया को उदाहरण देकर के समझाइए। श्वार्ट्ज अभिक्रिया 15 नंबर का क्वेश्चन है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। सबसे पहले तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या बनाई जाती है, हेलोजन विनिमय द्वारा फ्लोरोएल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लोरोएल्केन बनाने की विधि है। कैसे, हेलोजन विनिमय द्वारा, किसके द्वारा, हेलोजन विनिमय के द्वारा बनाई जाती है। जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं, धातु फ्लोराइड AgF या कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, हेलोजन का विनिमय होता है। ये फ्लोरीन यहां आ जाएगा, RF प्लस AgBr,
उसको क्या कहते हैं, एल्किल फ्लोराइड। बस यही कौन सी रिएक्शन कहलाती है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपने को बताना है श्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अपन किसका निर्माण करते हैं, फ्लोरो एल्किन या एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एक फिंकेस्टाइन अभिक्रिया आती है, उसके द्वारा आयोडो एल्केन का निर्माण किया जाता है। तो ये आपके 3 से लेकर 3 क्वेश्चन तो ए सेक्शन में और 4 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हो गए बे सेक्शन में। अब आता है आपका सी सेक्शन, सेक्शन सी। इसमें आता है 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है ईंधन सेल की संरचना का वर्णन कीजिए। अपने को ईंधन सेल की संरचना बनानी है। तो ईंधन सेल की संरचना बनाते समय अपने को ध्यान रखना है, ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार से ईंधन सेल की संरचना अपन बना सकते हैं। एक तरफ से क्या प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन, ये कहलाता है कैथोड, और एक तरफ से क्या प्रोवाइड करी जाती है, हाइड्रोजन प्रोवाइड की जाती है। जिधर से हाइड्रोजन प्रोवाइड करी जाती है, एक मिनट, ये सेल बनाया था अपन ने। एक तरफ से क्या प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन वाला अभी उधर से ये लिख दो, ये क्या कहलाता है, जिधर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड कहते हैं। और एक तरफ से क्या प्रोवाइड करी जाती है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करी जाती है, और उसको क्या कहते हैं, इधर से हाइड्रोजन, उसको क्या कहते हैं अपन, एनोड कहते हैं। और यहाँ से बीच में से रहता है H2O का निष्कासन, और यहाँ पर क्या भरा रहता है, KOH का सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। ये एनोड है और ये कैथोड है, और ये है दोनों, इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और इनके बीच में प्लेटिनम के तार धसे हुए रहते हैं। क्या धसे रहते हैं, प्लेटिनम तार। ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये तो ईंधन सेल की संरचना हुई। हाँ, इसके बाद में ईंधन सेल की संरचना का वर्णन कीजिए। ये संरचना के बारे में आप बता सकते हो। 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, कैथोड और एनोड, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में ये विलयन भरा रहता है, और एनोड की तरफ से हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्रिया करके जल बनने की क्रिया पर ये आधारित सेल होता है। और इसके आगे पूछा है, इस सेल की संरचना का नामांकित चित्र तो हो ही गया, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। संरचना हो गई, और इसके कैथोड पर क्या होता है, इनकी रिएक्शन लिखनी है। कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, और किसकी रिएक्शन लिखनी है अपने को, एनोड की रिएक्शन लिखनी है। कैथोड की तरफ से कौन क्या प्रोवाइड हो रही है, कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है, और ये H2 इसके साथ जल क्रिया करेगा। ध्यान रखना है यहाँ पर अपने को ये क्या बन जाता है, 4OH-। किसका निर्माण हो जाता है यहाँ पर, 4OH- का निर्माण हो जाता है कैथोड पर। O2 प्रोवाइड की जाती है, और 4OH और एनोड की तरफ से अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, एनोड की तरफ से अपन प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन। कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन है, ये देखो, और एनोड की तरफ से क्या प्रोवाइड की जा रही है, हाइड्रोजन। कैथोड और एनोड की अपन रिएक्शन लिख सकते हैं, और ये 4OH- हाइड्रोजन, और यहाँ बन जाएगा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और इसकी नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल अभिक्रिया, वो सबसे आसान अभिक्रिया इसकी। देखो, 4 जल के अणु हैं, 2 जल के अणु हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे। 4OH- से 4OH- हट गए, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हट गए। देखना आप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्रिया कर रहे हैं, और किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया करके जल बनने की क्रिया पर ये आधारित है। अपोलो नामक अंतरिक्ष यान में ऐसी रिएक्शन हुई थी और जो जल बना था उसका पीने के जल में प्रयोग कर लिया गया था। तो ये आपका कौन सा हुआ, ईंधन सेल हुआ। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर 2+ आयन। चुंबकीय गुण ज्ञात करना कॉपर 2+ आयन का। आप लिख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर 2+ आयन का क्या रहेगा। वैसे कॉपर का लिखूं, जैसे मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑर्गन 3d10 4s क्या रहता है 1। तो और कॉपर 2+ में तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये निकल जाएगा और एक माइनस इनमें से हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऑर्गन 3d9 और ये है 9 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने एनपेड इलेक्ट्रॉन है, कैसे निकालते हैं, n+2 चुंबकीय गुण, इसमें निकलता है बोर मैग्नेटोन में म्यू। कितना है n का मान, n क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये है 1 +2 बोर मैग्नेटोन। कितना हो जाएगा, ये निकल जाएगा, इसका जो आंसर निकलेगा 2 का अंडर रूट 1.414 आएगा, निकाल सकते हो सभी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 का अंडर रूट ये मान कितना आएगा, अंडर रूट 2 और ये 1.414। इसके बाद में है, कारण दीजिए जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनियम। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनियम, देखो इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। इनको अपन क्या संक्रमण, डी ब्लॉक तो है लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। कारण ये है परमाणुीय अवस्था में भी और आयनिक अवस्था में भी, आयनिक मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने पर भी इनके डी विन्यास D10 क्या रहता है, पूर्ण पूरित। डी कक्षकों का विन्यास क्या रहता है, पूर्ण पूरित होने के कारण। परमाणु और आयनिक अवस्था में इनका विन्यास क्या रहता है, डी कक्षक पूर्ण पूरित होने के कारण इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, ये बता सकते हो। तीसरा क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, पीतल क्या रहता है, कॉपर और जिंक रहता है, ये पीतल। इसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में, इनमें अंतर लिखना है एक अपने को। लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, देखो एथीन के बहुलीकरण से ही बनेगी ये। एथीन का बहुलीकरण 1000 से 2000, प्रेशर इतना रहना चाहिए, दाब ये तो क्या रहना चाहिए, दाब, और 350 से, या इसको अपन बोले 570 केल्विन क्या रहना चाहिए, ताप। तो ये देख सकते हो ताप और दाब कितना ज्यादा है यहाँ पर, तब क्या बनती है, उत्प्रेरक क्या लिया जाता है यहाँ पर, ऑक्सीजन या प्रोक्साइड उत्प्रेरक लिया जाता है, तब तो बनती है ये वाली। और यहाँ पर एथीन का बहुलीकरण किसके द्वारा करवाया जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक द्वारा करवाए। क्या है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में अपन करवाएं 6 से 7 बार तो लेवें दाब, और इसका तापमान भी 333 से 343 केल्विन था, तब कौन सी बन जाती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन जाती है। तो ये बनाने वाली विधि अपन किसमें कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, ये क्या है, इसका अंतर है। तो ये आप अंतर बता सकते हो। दूसरा है समबहुलक, समबहुलक, जैसे बहुलीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें समान एकलक इकाइयां बहुलक का निर्माण करती है, जैसे एथीन से पॉलीथीन। तो एथीन एकलक इकाई क्या है,
CH2N, तो ये क्या बन जाएगा CH2N, पॉलीथीन बन गया। तो एकलक इकाइयां जब समान होती है तो समबहुलक और सहबहुलक, एकलक इकाइयां अलग अलग होती है तब क्या कहलाता है, सहबहुलक कहलाता है। जैसे टेरिलीन, इसमें एकलक इकाइयां अलग अलग होती है टेरिलीन, या इसको डेक्रोन भी कहते हैं। जैसे नाइलॉन 6 में एकलक इकाइयां क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये कौन सा हो गया, सहबहुलक। जब एकलक इकाइयां अलग अलग होती है तब तो कौन सा होता है, सहबहुलक। और जब एकलक इकाइयां समान होती है, जैसे PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिबिक अम्ल, ये मिलकर के इसमें नायलॉन 6 बनाएंगे। ये इनके क्या है, ये एग्जाम्पल हैं, तो इनके बारे में आप बता सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक, तीसरा है इसी का, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। देखो प्राकृतिक बहुलक जो अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक। जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक। और जिनको प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है या संश्लेषित किया जाता है वो संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे नाइलॉन 6, टेरिलीन या डेक्रोन या पॉलीथीन या पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये कौन से हो जाएंगे, संश्लेषित बहुलक हो जाएंगे, बता सकते हो। इसके बाद में आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पायरोफास्फोरिक अम्ल और साइक्लोट्राइमेटाफास्फोरिक अम्ल के संरचना सूत्र लिखिए। पायरोफास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, H3PO4, और पायरोफास्फोरिक अम्ल क्या होता है, H4P2O7। ये तो हो गया पायरो। और ट्राइमेटा फास्फोरिक अम्ल HPO3 का होल थ्राइज, ये कौन सा हो गया आपका, ट्राइमेटा फास्फोरिक अम्ल। ये हो गया पायरोफास्फोरिक एसिड। तो दोनों के अपन लिखेंगे पायरोफास्फोरिक अम्ल और ट्राइमेटा साइक्लो। देखो इसका कैसे लिखेंगे अपन, POP, ऑक्सो अम्ल कहलाने के लिए डबल बॉन्ड O लिखना जरूरी है। और ये OH1, ये OH2, ये OH1 और ये OH2, कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने फास्फोरस, 2, कितने हाइड्रोजन, 4, बना सकते हो। और इसकी संरचना बनाते टाइम पर अपने को ये ध्यान रखना है, POP एकांतर क्रम में है, फास्फोरस और ऑक्सीजन, बस डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH, क्या बन गए, ट्राइमेटा फास्फोरिक अम्ल, बना सकते हो दोनों को। आगे चलते हैं, श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। देखो व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, ये होता है देखो P4 या चतुष्फल के रूप में होता है, और ये कैसा होता है, बहुलकी रूप में पाया जाता है, पहला अंतर। दूसरा, ये NaOH के साथ क्रिया करके विषैली गैस फास्फीन बनाता है। NaOH के साथ क्रिया करके विषैली गैस क्या बनाता है, फॉस्फीन। ये NaOH के साथ क्रिया ही नहीं करता है, रेड फास्फोरस NaOH के साथ क्रिया नहीं करता या फॉस्फीन नहीं बनाता है। ये अत्यंत क्रियाशील होता है, वायु में आग पकड़ लेता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अंतर बता सकते हो। अपने को कितने अंतर पूछे हैं, 2 ही।
इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है, पीछे हो गया, इसमें अथवा में है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O8, एक तो ये है और यह पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। सुनो, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 और पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या? H2H2O7, ये हो जाएगा। अब अपने को बनाना है सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH और ये OH। ये तो आपका कौन सा हो गया? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको अपन? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक कौन सा है? पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, SOS, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये OH और ये OH। ये कौन सा हो जाएगा आपका? पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार से अपन दोनों को बना सकते हैं, कोई दिक्कत इनमें नहीं होगी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न, विषम लंबाक्ष गंधक और एक कंताक्ष गंधक में कोई दो अंतर लिखने हैं। पता होगा सबको, विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष। इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं अपन बीटा। एक तो इस चीज का ध्यान रखना, एक को तो क्या बोलते हैं अपन? अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं अपन? बीटा बोलते हैं। हाँ, एक अपने को ध्यान रखना है, ये 369 केल्विन ताप से नीचे स्थायी रहता है और जैसे 369 केल्विन ताप पर आए तो ये किस में चला जाता है? बीटा में। तो ये 369 केल्विन ताप के ऊपर स्थायी होता है और 369 केल्विन ताप पर इनका वो कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप कहलाता है, ये बता सकते हो। दूसरा, इसका विशिष्ट घनत्व अधिक होता है, विशिष्ट घनत्व अधिक 2.06 होता है शायद। कितना होता है? 2.06 और इसका विशिष्ट घनत्व क्या होता है? इससे कम होता है, 1.86 के लगभग होता है। तो एक का विशिष्ट घनत्व ज़्यादा है और एक का विशिष्ट घनत्व क्या है? 1.8698। ये दो अंतर आप बता सकते हो। इसके बाद में आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। ये है, पहले एक रिएक्शन है उसको अपने को पूरा करना है, 2CH3CHO। आपको पता हो तो इसको एल्डोल संघनन तनु NaOH की उपस्थिति में तनु NaOH और अक्ष बनता है। इसको गर्म करने पर जल का अणु निष्कासित हो जाता है और वायु बनता है। तो कौन सी रिएक्शन है ये? एल्डोल संघनन। कौन सी है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्षारीय माध्यम में क्या कर देगा? ये अल्फा हाइड्रोजन दे दे, निकल जाएगा इसका। ये क्या बन जाएगा? CH2 माइनस और ये CHO प्लस। ये मैं सीधी लिख देता हूँ इसको, रिएक्शन को फिर CH3 C डबल बॉन्ड OH और इसका ऋणायन अब अटैक करेगा CHO, CH3 C, ये O माइनस आता है, इस पे ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है और ये H है ही, ये CH2 CHO। ये ध्यान रखना अपने को, दोनों क्रिया करके ये बनाते हैं। अब इतनी रामखानी नहीं लिख करके आपको बता रखा है, सीधा अपने को याद रखना है। एल्डोल संघनन की मैकेनिज्म पूछी नहीं है, CH3 CHO प्लस CH3 CHO किसकी उपस्थिति में? तनु Na
OH, इसका ऋणायन यहाँ टेक करेगा तो CH3 CHOH CH2 CHO, ये तो बना अक्स। क्या कहते हैं इसको? अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड बोल सकते हैं इसको, या प्रोपे ब्यूटेनिल, या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। अब इसको अपन थोड़ा सा क्या कर दें, अपन इसको गर्म कर दें। तो गर्म करने पर क्या होगा, ये अल्फा और ये कौन सा है, बीटा। तो अल्फा से तो H और बीटा से OH निकल जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। इसको अल्फा बीटा एस संतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड, या ये क्या बन गया, Y बन गया। इसका एपीसी नाम कितने कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन और ये एल, तो इनेल लिख दो, ये बन गया। ये रिएक्शन थी पूरी, बता सकते हो पूरी रिएक्शन इसको। ये हो गया आपका एल्डोल संघनन। इसके बाद में गाटरमान कोचा अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी क्या, रिएक्शन लिख दो, गाटरमान कोक अभिक्रिया। आपको सभी को जानते हो बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, CO प्लस HCl के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो क्या बनता है, बेंजेल्डिहाइड बनता है। क्या कहते हैं इसको, बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है। यही क्या कहलाती है, गाटरमान कोक अभिक्रिया कहलाती है। तो बता सकते हो किसे कहते हैं अपन गाटरमान कोक अभिक्रिया, किस अभिक्रिया को अपन गाटरमान कोक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे कौन सी रिएक्शन, इसका हाँ अथवा का बच गया, इसका और वाला इसमें है, मैं साथ साथ ही पूरा कर देता हूँ। CH3MgBr किसके साथ रिएक्शन करेगा, CO2 के साथ, C डबल बॉन्ड O। आप जानते हो ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बन के इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, O डबल बॉन्ड C और ये OP माइनस और ये CH3 और यहाँ MgBr, और इसका क्या करवाएंगे अपन, जल अपघटन, ड्राई ईथर में हो रहा है तो जल अपघटन करवाएंगे, H3O प्लस, जल अपघटन कराएंगे तो H इधर और OH इधर, क्या बन गया, CH3 ये C और ये डबल बॉन्ड O और ये OH इधर, MgBr और OH क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिटिक अम्ल, ये एथेन प्लस ओइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाता है। आगे लास्ट रिएक्शन है इसकी, इसका दूसरा है रोजेनमुंड अपचेन। रोजेनमुंड अपचेन वही किसकी रिएक्शन होती है, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है। का अपचयन करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम उत्प्रेरक और BaSO4 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड का या एसाइल क्लोराइड का क्या करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है। तो क्या बन जाता है, RCHO, और ये अपचयन ही हो रहा है। बस इसमें पूछा क्या है प्रश्न में, शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट नोट ऑन रोजेनमुंड रिडक्शन। जब एसाइल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और इस विधि से केवल एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। इसी अपचयन को अपन क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अपचयन या रोजेनमुंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर परमाणु हाइड्रोजन काम में ली जाती है। बता सकते हो सभी। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर पूरा सॉल्व हुआ। तो ये पेपर
20 नंबर के क्वेश्चन, और थोड़ा सा क्या कि रीजनिंग बेस्ड पेपर था, थोड़ा सा घुमा हुआ था, ऐसा पेपर में कुछ नहीं था। तो इस पेपर में मतलब अच्छा एक मान सकते हैं ऐसा पेपर ही रहना चाहिए। तो ये आपको पेपर कंप्लीट पूरा सोल्व है। सभी विद्यार्थियों को आगे की एग्जाम के लिए भी ऑल द बेस्ट। इसमें भी आपने अच्छा किया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।